नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अपने वादे के मुताबिक हम एक बार फिर आपके बीच कृषि की जानकारियों के साथ मौजूद हैं। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं कृषि समाचार पर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं खबरें खेती में क्या है आज खास। बागवानी मिशन योजना के तहत मिलेगा मशरूम किट एवं लेनो बैग। कम कीमत से आजोला है बेहतर जैविक खाद। उन्नत नस्ल से गौ पालन से श्याम सुंदर जिले में बनाई एक अलग पहचान। देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार की ओर से राज्य में बागवानी की फसलों की खेती को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत किसानों को कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। बागवानी की खेती करने वाले किसानों की सबसे बड़ी समस्या होती है फलों और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना। ऐसे में बागवानी की खेती करने वाले किसान अपनी फसलों को बहुत कम दामों पर ही बेच देते हैं, जिससे उन्हें ज्यादा मुनाफा नहीं मिलता। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत वैशाली जिले में प्लास्टिक का क्रेट्स, फ्रूट ट्रैप बैग, लेनो बैग और मशरूम किट देने की योजना है। दरअसल उद्यान विभाग खेतों से बाजार तक सब्जी एवं फल पहुंचाने के पारंपरिक तौर तरीके में व्यापक बदलाव करते हुए उसे हाईटेक बनाने की तैयारी में है। जिले में किसानों के बीच 5000 क्रेट्स एवं 13500 मशरूम किट बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य में गन्ना की पैदावार बढ़ाने के लिए बिहार सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी सिलसिले में पिछले दिनों समस्तीपुर जिले के हसनपुर चीनी मिल परिसर में राज्य स्तरीय गन्ना किसान संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार में गन्ना, चीनी एवं गुड़ उत्पादन की चुनौतियां, संभावनाएं एवं अवसर विषय पर विशेष रूप से चर्चा की गई। कार्यक्रम में गन्ना उद्योग मंत्री आलोक कुमार मेहता के अलावा आसपास के जिलों से आए गन्ना उत्पादक किसान मौजूद रहे। राज्य स्तरीय गन्ना किसान संगोष्ठी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य राज्य में गन्ना के रकबा, उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना और साथ ही साथ गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में किसानों को आने वाली समस्याओं का समाधान भी करना है। अजोला किसानों को कम कीमत पर बेहतर जैविक खाद मुहैया कराने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। अजोला में कई तरह के कार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। अगर किसान भाई अजोला को धान की खेती में इस्तेमाल करते हैं तो इससे उपज की मात्रा 5 से 15% तक बढ़ जाती है। किसान भाई इसे धान के खेत में जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस खाद को पशु के चारे के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फूलों की बात की जाए तो सबसे पहले गुलाब का नाम आता है, क्योंकि प्रकृति ने इसे बेहद ही मनमोहक और खूबसूरत बनाया है। शायद यही वजह है कि हर मौके पर इसकी जरूरत पड़ती है। किसान भाई अगर गुलाब की खेती बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो इसकी उन्नत किस्मों का इस्तेमाल अवश्य करें। पापा मिलांड, ताजमहल, भीम, सोनिया, क्रिम्सन ग्लोरी गुलाब के उन्नत प्रभेद हैं, जिसे लगाकर आप काफी अच्छा उत्पादन और बहुत अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। गौपालन किसानों के लिए हमेशा से ही आमदनी का एक नियमित जरिया रहा है। गाय पालकर किसान बेहतर कमाई कर सकते हैं, बशर्ते सही नस्ल का चुनाव करें। सफलता की आज की कड़ी में वैशाली जिले के एक ऐसे ही सफल किसान से हम मिलते हैं जो उन्नत नस्ल से गौ पालन में से लाखों रुपए की आमदनी कर रहे हैं। वैशाली जिले के 22 वर्षीय श्याम सुंदर कुशवाहा आज अपनी डेयरी बिजनेस के जरिए रोजाना लोगों को गिर गाय का शुद्ध दूध पिला रहे हैं। श्याम सुंदर के मन में हमेशा ऐसा कुछ काम करने का लालसा बना था जो ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हो और समाज के लिए भी अच्छा हो। कृषि से स्नातक करने वाले श्याम सुंदर के मुताबिक गिर गाय का दूध डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर समेत कई बीमारियों के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। साथ ही विदेशी नस्ल की अन्य गायों या जर्सी की तुलना में काफी ज्यादा सुपाच्य एवं सेहतमंद भी होता है।
श्याम सुंदर के पास तकरीबन 20 गिर गाय हैं, जिसे इन्होंने गुजरात के भावनगर से खरीदा है। और अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के अंटा घाट सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू और प्याज के ताजा भाव। लाल आलू 1800 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल, सफेद आलू 1500 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल और प्याज 2800 से 3600 रुपए प्रति क्विंटल। और कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान, एक नजर मौसम के मिजाज पर। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में आसमान साफ रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 70 से 75% तक रहने की संभावना है। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान लगभग 23 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक बने रहने की संभावना है। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि समाचार और जाना खेती बाड़ी से जुड़ी नई जानकारियां, साथ ही साथ मंडी भाव और मौसम की हाल भी जाना। इसी के साथ यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा विराम। विराम के बाद हम जल्द लौटेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हम बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों
किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मिट्टी में सभी तत्वों का सही तालमेल बेहतर खेती के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इसीलिए मिट्टी जांच का कृषि में बड़ा महत्व है। तो किसान भाइयों, आइए इस विषय में पूरी जानकारी हासिल करते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जब हम अच्छे फसल की, अच्छे उत्पादन की कल्पना करते हैं तो निश्चित रूप से सबसे पहले जो हमारा अवयव है वो मिट्टी होता है, जिसमें हम जिसकी जांच या जिसके गुणवत्ता को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मिट्टी जांच, मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है ये मिट्टी जांच से ही पता चल पाएगा। मिट्टी जांच क्यों ज़रूरी है, मिट्टी जांच के बाद जो उसके अवयव हैं, कौन कौन से अवयव उसमें कमी किसकी है, किसकी अधिकता है, वह मिट्टी जांच के बाद ही पता चल पाएगी। तो अच्छे फसल के लिए मिट्टी जांच क्यों आवश्यक है, इस विषय पर बात करते हैं। आज हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र पटना के कृषि वैज्ञानिक राजीव कुमार जी हैं। राजीव जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जी नमस्कार सर, सबसे पहले हम मिट्टी जांच पर जब चर्चा करते हैं, किसी फसल की बात करते हैं, तो फसल में मिट्टी जांच की क्या उपयोगिता है, क्या क्या मिट्टी जांच में सावधानियां बरतनी चाहिए या कैसे मिट्टी जांच करवानी चाहिए, इसकी जानकारी जरा से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपका प्रश्न है कि मिट्टी जांच से, तो आप यह जान लीजिए कि जब भी हम किसी भी प्रकार की खेती, किसी भी चीज़ की खेती करने के लिए जाएंगे तो जो सबसे पहला चीज़ है वह है हमारा मिट्टी जांच, क्योंकि उसी के आधार पर हम यह तय कर पाते हैं कि हमारे जो मिट्टी में पोषक तत्वों की स्थिति क्या है, और उसके आधार पर में जो वैज्ञानिक अनुशंसा आती है कि अपने मिट्टी में आप जो उर्वरक का व्यवहार करें वह कितनी मात्रा में करें। अभी किसान भाई बिना मिट्टी जांच किए हुए और वो अपने अनुमान के आधार पर में ज़्यादा से ज़्यादा का उर्वरक का प्रयोग कर देते हैं, जिससे हमारी मिट्टी जो है विषाक्त होती जा रही है। और मिट्टी ही नहीं, उस मिट्टी में वह विषैला पदार्थ जाने से वह जो है हमारे फूड चेन में शामिल हो रहा है, और कहीं ना कहीं हमारा जो उत्पाद है, खाद्य पदार्थ है, वह विषाक्त होते जा रहा है। और जिसकी वजह से इंसान ही नहीं, पशुओं में भी उसके जो मात्रा है, जब ज़्यादा विषाक्त पदार्थों की हो जाएगी तो वह हमारे स्वास्थ्य के लिए, पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो मिट्टी जांच हम किसी भी फसल का करें खेती, तो उससे पहले ज़रूर मिट्टी जांच कराना चाहिए। और मिट्टी जांच के आधार पर ही जो वैज्ञानिक अनुशंसा आती है कि आपको किन किन खादों का किन मात्रा जो है आपको प्रयोग करना है, कब कब प्रयोग करना है, किस समय में प्रयोग करना है, और पूरी तरह से उस आधार पर में अपने खेतों में उसकी जानकारी लेकर के ही खाद का प्रयोग करें। कहाँ जाना है मिट्टी जांच के लिए, पहला सवाल तो हमारा ये होगा सर। मिट्टी लेने का तरीका क्या होना चाहिए? जब हम मिट्टी जांच करवाने के लिए अपने खेतों की मिट्टी को लेके जाएंगे तो उसका तरीका क्या होना चाहिए? हम कहाँ जाएंगे उस मिट्टी को लेकर? जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मिट्टी नमूना कैसे लें।
तो देखिए, मिट्टी नमूना लेने का बहुत ही आसान तरीका है कि आपका अगर 1 एकड़ क्षेत्रफल का खेत है तो उसमें 4-5 जगहों से उसको ऊपरी सतह का जो मिट्टी है या घास फूस है, सिर्फ घास फूस को हटाइए, 6 इंच का गड्ढा करिए। और 6 इंच का गड्ढा करने के बाद चूँकि हमारे जितने भी फसलें हैं उसकी जड़ें जो 6 इंच का जो लेयर है हमारा, उसी से पोषक तत्व प्राप्त करती हैं। तो हमको दोनों किनारे से, उस गड्ढे के दोनों किनारे से मिट्टी को खुरच कर खुरपी के माध्यम से अलग करके निकाल लेना है। उन 5 जगहों से जब मिट्टी लेंगे तो आपके पास में मिट्टी लगभग 2 से 2.5 केजी के बराबर में आ जाएगा। अब उसको हम पहले आपस में अच्छी तरह से मिला करके उसको 4 भागों में बांट लेते हैं। उसके 2 भाग को छोड़ देते हैं, 2 भाग को रखते हैं। फिर उसको आपस में अच्छी तरह से मिला करके उसको 4 भाग में बांट करके 2 भाग को हटा देना है। तो अब आपके पास में लगभग आधा केजी मिट्टी आ जाएगा। अब आती है बात कि हम इसकी जांच कहाँ कराएं। तो इसकी जांच की व्यवस्था देखिए बहुत सारे जगहों पर में है। जैसे कि अगर आप देखें तो जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हर कृषि विज्ञान केंद्र में इसके जांच की व्यवस्था है। उसके बाद हमारा जो मीठापुर में कृषि अनुसंधान संस्थान है उसमें भी इसकी जांच की व्यवस्था है। उसके बाद मीठापुर प्रक्षेत्र में कृषि रसायन जो प्रयोगशाला है वहाँ पर भी मिट्टी जांच की व्यवस्था है। तो किसान भाई अपनी सुविधा, मुख्यालय में भी तो मिट्टी, जी वही मीठापुर में जो कह रहे हैं कृषि रसायन, जिला मुख्यालय में, जिला मुख्यालय जैसे पटना का मीठापुर में जो कृषि रसायन प्रयोगशाला है वहाँ पर में वो जांच होती है। और हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर भी आपको लैब है जिसमें कि आप जांच करा सकते हैं। और उस जांच के आधार पर में आपको जो जब नमूना भेजते हैं, किसान भाई यहीं पर में जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि नमूनाकरण सही नहीं करते हैं। तो जो विधि मैं बताया उस विधि से आप नमूनाकरण करिए। नमूनाकरण करने के पश्चात वो अपने जो नमूना की थैली है उसके अंतर्गत आप उसमें आप अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, वो खेत का जो प्लॉट नंबर है, खाता खेसरा जो होता है वह दे दीजिए और उसके बाद उसको प्रयोगशाला में भेजिए। उसके बाद जो अनुशंसा आपको वहाँ प्रयोगशाला से मिलती है कि हमको ये फसल लगानी थी, तो आप उसके अनुरूप अपने खेत में उस खाद का प्रयोग करिए। तब जा कर के आपको जो है कि अत्यधिक जो आपका जो रसायन मतलब कि आर्थिक नुकसान भी होता है और साथ साथ मिट्टी का स्वास्थ्य भी अधिक खाद के प्रयोग से होता है, तो आपको वह नहीं करना है। कि सूक्ष्म पोषक तत्व और पोषक तत्व की जो अधिक मात्रा है दोनों में अंतर क्या है और कैसे उसका किसान चयन करें? कुल जो है 16 पोषक तत्व पौधे के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, बोरॉन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। और जिसकी जांच हम, जैसे अगर मुख्य पोषक तत्व की जांच आप कराते हैं तो जिसमें कि आप किसी भी प्रयोगशाला में जाएंगे तो 2 तरह का जांच होता है। एक जांच हुआ फुल पैकेज जिसमें कि जो मेजर जो एलिमेंट है उसका और सूक्ष्म पोषक तत्व है उसका, तो उसमें आपको दोनों होगा। और एक जांच होता है रूटीन टेस्ट। रूटीन टेस्ट में आपको पीएच, ईसी, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जांच होती है। तो 2 तरह की जांच होती है। तो और हम इस जांच के आधार पर में निर्धारण करते हैं कि जैसे अगर नाइट्रोजन, हम एक उदाहरण देते हैं कि अगर नाइट्रोजन आपके खेत में 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम आती है तब वहाँ पर में हमको जो रिकमेंडेड डोज है तो उसमें 25% बढ़ा करके देना होता है। उसी तरह से फास्फोरस का अगर 10 किलोग्राम से कम है तो वहाँ पर में हमको उसका 25% बढ़ा करके फॉस्फेट देना है। और पोटास के केस में अगर 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम है तो वहाँ पर में 25% उसको बढ़ा करके देना है। इतनी अच्छी जानकारी के लिए राजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, दीजिए तब तक हमें विदा। नमस्कार। तो किसान भाइयों, अभी आपने मिट्टी जांच के विषय में पूरी जानकारी हासिल की, जाना मिट्टी जांच कृषि के लिए कितना ज़रूरी है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग में और बात करेंगे समेकित मत्स्य पालन की। समेकित मत्स्य पालन के क्या लाभ हैं, इस विषय में पूरी जानकारी हमें दे रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर उदयराम गुर्जर। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, आज हम कृषि दर्शन कार्यक्रम में बात करेंगे समेकित और समन्वित मत्स्य पालन पर कि इसको करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हो सकता है और इसका महत्व क्या है। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उदयराम गुर्जर, जो विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र परसौनी में। डॉक्टर साहब, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। समेकित जो मत्स्य पालन है उसका महत्व क्या है? जैसा कि अभी आपने बताया है कि समेकित मछली पालन
समन्वित मछली पालन और एकीकृत मछली पालन भी हम इसको बोलते हैं। इसके तहत हम ये करते हैं कि मछली के साथ साथ हम गाय भैंस या खेतीबाड़ी के जो भी दूसरे जो तौर तरीके हैं उसका साथ में हम खेतीबाड़ी के तरीके को एक साथ अपना करके किसान, क्योंकि अभी भारत के अंदर वर्तमान में देखा जाए तो छोटे किसान और सीमांत किसान के नंबर ज़्यादा हैं, संख्या ज़्यादा है और जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन ज़मीन जो हमारी है किसानों की है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसलिए किसान भाइयों को उसी जगह के अंदर, उसी एरिया के अंदर एक खेती नहीं करके एक कृषि प्रणाली के साथ साथ एक खेती की तकनीक के साथ साथ दूसरी खेती की तकनीक को साथ में जोड़ करके या साथ में ऐड करके वो किसान भाई एक साथ कम लागत, कम जगह में और कम समय के अंदर अपनी आय को बढ़ा सकता है। उससे क्या होगा कि किसानों को कहीं पर भी अगर किसी भी खेती के तरीके में देखा जाएगा, अगर कहीं नुकसान अगर हो गया है, एक खेती करने से अगर किसान भाई ने एक ही खेती किया तो अगर उस खेती में नुकसान हो गया तो किसान भाई को फिर से उभरने में सालों लग जाते हैं। लेकिन हमारे पास खेती में अगर हम एक किसान भाई एक खेती पर निर्भर नहीं होगा, वो एक खेती के साथ साथ में दूसरे खेती को भी करेगा, तो अगर एक खेती के अंदर उसको नुकसान होता है तो दूसरा खेती उसका वो भरपाई कर देगा। इससे उसका घर परिवार और किसान भाई को ज़्यादा अगर देखा जाए तो तनाव में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये समेकित कृषि प्रणाली एक बहुत ही अच्छा तरीका है किसान भाइयों को आगे बढ़ने के लिए और अधिक आय कमाने के लिए। बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों तक पहुंच रही है। इसी संदर्भ में जो अगला सवाल है वह यह है कि जो हमारे किसान भाई परंपरागत तरीके से मत्स्य पालन करते थे या करते चले आ रहे हैं, उनको समेकित मत्स्य पालन से क्या लाभकारी जो योजनाएं हैं तो क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहले लाभ के बारे में आप हमारे किसान भाइयों को जानकारी दें, किससे क्या लाभ है? किसान भाइयों को जो परंपरागत तरीके से खेती बाड़ी कर रहे हैं, मछली पालन का ही अगर हम ले लेंगे तो अगर परंपरागत तरीके से अगर वो मछली कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि उस जगह का साइड पे तालाब की मेड़ है, उस पे उसका कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है, प्लस मछली को भोजन के रूप में उसको हमेशा बाहर से ही इनपुट देना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि मछली का जो सामान्यतः जो खर्चा है पालन का, वो 50 से 60% जो खर्चा जो है मछली का मेन उसके भोजन पे और उसके बीज पे लग जाता है। इसलिए अगर हम भोजन के रुपयों को अगर कम कर सकते हैं किसी दूसरी कृषि प्रणाली को साथ में, जैसे अगर मैं आपको बताऊंगा मछली के साथ आप मुर्गी पालन कर सकते हैं, मछली के साथ आप बत्तख पालन कर सकते हैं, मुर्गी के साथ आप गाय या पशु भेड़ पालन या बकरी पालन वो आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम खेती की प्रणाली को अगर देखेंगे तो हम मछली के साथ में सब्जियों का पालन कर सकते हैं, पेड़ पौधों का या फल वाले पौधों का भी हम साथ में पालन कर सकते हैं या खेती कर सकते हैं, जिससे इससे ये फ़ायदा होगा कि उसको उसी जगह के अंदर उसी टाइम के अंदर साथ में सब्जियां भी मिल जाएगी। और मुर्गी के साथ अगर देखेंगे तो आप मुर्गी अंडा जो देगी वो आपका मछली के अलावा आपको ऊपर से अधिक आय मिल जाएगी। और साल भर के बाद जब आप मछली आप निकालेंगे तब आपका मुर्गी का वज़न भी 1 किलो 1.5 किलो हो जाता है, तो उसको भी आप मीट के लिए काम में ले सकते हैं और बेच सकते हैं, और उससे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा और उसी समय के अंदर। तो सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो हमारे किसान भाइयों के लिए इस क्षेत्र में लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं? वर्तमान में पूरे भारत के अंदर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रधानमंत्री जी ने रिलीज़ की है। उसका उस योजना के तहत 20,000 करोड़ तक का फंड जो है इस योजना के तहत किसान भाइयों के लिए, मछली की खेती में काम करने वाले किसान भाइयों के लिए ये फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है। और इसमें मछली पालन के लिए तालाब बनाने से लेकर के मछली का बीज उत्पादन को लेकर के या मछली के क्षेत्र में मछली को तालाब से मार्केट तक ले जाने के लिए जिसमें भी ज़रूरत है उसमें इस योजना के तहत किसान भाई अपना जिला कार्यालय में जाकर के आवेदन कर सकता है और उसको उसकी
इसमें कैटेगरी जो होती है किसान भाई की, उसके आधार पे उनको ये लोन का अमाउंट दे दिया जाता है। और इसमें महिलाओं को स्पेशली 60% तक अनुदान है और SC/ST वालों कैटेगरी वाले किसान भाइयों को 60% तक का अनुदान है और दूसरी कैटेगरी वाले किसान भाइयों में इसमें अनुदान की राशि अलग अलग दी गई है। इस एक महत्वपूर्ण सवाल जो इस संदर्भ में आ रहा है वह यह है कि जो समेकित मत्स्य प्रणाली है उसमें हमारे किसान भाइयों के द्वारा क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? समेकित कृषि प्रणाली के अंदर किसान भाइयों को सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं, जो ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं कि जो भी मछली की खेती कर रहे हैं उसमें मछली कौन कौन सी रखनी है और हमारे पास हम कौन सी प्रणाली के साथ में हम मछली पालन करने जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को पहले ध्यान में रख के ही अपना काम शुरू करना चाहिए। और किसान भाई जब तालाब में मछली जब भी रखने जा रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि ऐसी मछलियों को साथ में रखें जो आपस में एक दूसरे को तनाव में नहीं आने दें या डिस्टर्ब नहीं करे, परेशान नहीं करे, क्योंकि कुछ मछलियाँ ऐसी होती है कि जो दूसरी मछलियों को परेशान करती है, क्योंकि मछलियाँ भी आपस में जगह के लिए अंदर तालाब के अंदर और खाने के लिए आपस में झगड़ती हैं। इसलिए अलग अलग तालाब की सतह के अंदर, तालाब के बीच में भोजन करने वाली और पेंदे में भोजन करने वाली मछलियों का समायोजन करके किसान भाई इसमें अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने विस्तार से जाना कि मिट्टी जांच कृषि के लिए कितना ज़रूरी है, साथ ही साथ मत्स्य पालन, समेकित मत्स्य पालन के क्या लाभ हैं। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में कृषि की कुछ और जानकारियां लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।